हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के सामने आए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी 2019 को जो थर्ड शिफ्ट में जीके का क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके आने वाले 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से टैली करने की संभावना है। इसमें तो हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके अलावा बहुत सारा फैक्ट जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और आने वाले एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर को, और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ पूरे चैप्टर को अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि हो, समझने में कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है क्या? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की हम लोग बात करें, इसी हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है यानी खून जो होता है उसका रंग लाल होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए खून का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। वहीं पर अगर रक्त की बात करें, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। इसको भी ध्यान रखेंगे। रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और रक्त की बात करें तो रक्त एक क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय तरल उत्तक है। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? क्षारीय तरल उत्तक। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तरल उत्तक। और रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। ध्यान रखेंगे, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। उस चांदी का अगर हम लोग बात करें परमाणु संख्या, चांदी का परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक का बात करें, परमाणु संख्या 47 होता है, 47। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल के अंदर जब फसल की कटाई होती है, केरल में जब फसल की कटाई होती है उस समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में फसल कटाई के समय ओणम त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? ओणम। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। और केरल में जो ओणम होता है फसल कटाई के दौरान होता है। इसी के दौरान नौका दौड़ का जो आयोजन किया जाता है। किस दौड़ का? नौका दौड़। नौका दौड़ का आयोजन इसी ओणम में किया जाता है। नौका दौड़ से संबंधित एक क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नौका दौड़। नौका दौड़ कहाँ पर होता है? केरल के अंदर, ओणम पर्व के दौरान। और ओणम किस समय होता है? जिस समय नया फसल कट के आता है केरल में, उस समय ओणम मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। पहले स्तनपायी क्लोन जिसका नाम भेड़ का नाम क्या है? जो क्लोन बनाया गया था, इस क्लोन का जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया था? वो डॉली नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा, उसका क्या नाम दिया गया था? डॉली। और इसका जो क्लोन तैयार किया है डॉक्टर इयान विल्मुट ने। ध्यान रखेंगे, ये भी डॉक्टर इयान विल्मुट। किसने तैयार किया है? इयान विल्मुट ने तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है ड्यूस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ड्यूस किस खेल से संबंधित है? ड्यूस का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। किससे संबंध है? लॉन टेनिस। इसी लॉन टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी एक दो बता देते हैं। नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस, राफेल नडाल लॉन टेनिस,
रोजर फेडरर, ये सब टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ड्यूस का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। अगर लॉन टेनिस की बात करें तो इसका जो खेला जाता है खेल, वो उसका जो परिसर है वो कोर्ट में खेला जाता है, उस परिसर का क्या नाम है? कोर्ट। वहीं पर बात करें बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट में 11 होता है, हॉकी में भी 11 होता है, ध्यान रखेंगे। बेसबॉल में 9 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है, डैश नदी, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है? वो है लूनी नदी। लूनी नदी जो है रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भारतीय मैदानों की जो दलदली पट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तराई। उसे किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, तराई के नाम से। क्वेश्चन नंबर 33 है, पीएमजीवाई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीएमजी का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश का है? अपने देश भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। और अगर संविधान की बात किया जाए तो भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत में। भारत का संविधान। वो लिखित संविधान किस देश का है? वो यूएसए का है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस के नृत्य शैली नहीं है। देखते हैं, कथक तो क्लासिकल नृत्य है, कथकली ये भी है, ओडिसी ये भी है, कालबेलिया जो है एक शास्त्रीय नृत्य का शैली नहीं है। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्लाइड में हम आप लोगों के लिए लाए हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। कथकली ये केरल का है, कथक ये उत्तर भारत का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टनम कहाँ का है? केरल का, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया ये असम का, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, सत्रिया वाला। सत्रिया किस राज्य का? असम का। ओडिसी ओडिशा का है। ये आप लोगों के सामने हम 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उस 8 शास्त्रीय नृत्य के लिस्ट को हम यहाँ पर लगा दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर वहीं पर हम बात करें शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 6 है। क्लासिकल लैंग्वेज की शास्त्रीय भाषा की संख्या कितने हैं? 6। और शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क एक तंत्र का हिस्सा, डैश तंत्र का हिस्सा, क्या चीज का है? ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37 में है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? यानी कि सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो सैन्य सम्मान है वो कौन सा है? ये बताना है आप लोगों को। युद्ध के दौरान वीरता में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो परमवीर चक्र। इसका सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। अगर कंचनजंगा की बात करें, ये भारत इसकी ऊंचाई पहले देख लेते हैं। ऊंचाई कितना है? 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में। ये भी ध्यान रखें, किस राज्य में है?
सिक्किम में। और इस कंचनजंगा के बारे में एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ये पूरे विश्व में विश्व धरोहर की सूची में मिश्रित स्थल, एकमात्र स्थल मिश्रित मतलब होता है आर्टिफिशियल और प्राकृतिक दोनों रूप से मिला हुआ। पूरे विश्व में विश्व धरोहर की सूची में एकमात्र स्थान कौन सा है? कंचनजंगा। पूरे विश्व में मिश्रित धरोहर की सूची में, है ना, मिश्रित स्थल में कौन सा? एकमात्र कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य के अंदर है। और ऊंचाई अगर बात करें तो 8,598 मीटर में है। अगर वहीं पर बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, ये भी ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये नेपाल में है। और ऊंचाई बात करें 8,848 मीटर। कितना? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। ऊंचाई 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। 39 है, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम ये गुलजार था। इनका उपनाम क्या था? गुलजार। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अधिक आबादी वाले, जहाँ पर अधिक आबादी है वहाँ पर प्रतिनिधि मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में है, 41, हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हिमालय की जो ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान है उसे क्या कहते हैं? इसे ब्यूग्याल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है, 42, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। वैसे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है, 31 अक्टूबर है आज। और आज एकता दिवस इनका जन्म दिवस के रूप में मनाते, एकता दिवस, है ना। एकता दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाते हैं। किस रूप में? किनका जन्म दिवस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस रूप में मनाते हैं इनका जन्म दिवस? एकता दिवस। इसके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी हम डिटेल से आप लोगों को समझाएंगे। इनके बारे में कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हुए और पहले गृह मंत्री भी हुए। ये गृह मंत्री भी बने थे। यहाँ पर एक ऑप्शन है मोरारजी देसाई। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। कब बने थे? 1977 में। मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बने 1977 में। इससे भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम बता रहे हैं। इन्होंने भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। सबसे अधिक बार बजट पेश किया है किसने? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कब बने थे? 1977 में। अब आप लोगों को हम बताते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। देखिए, इनका जन्म दिवस किस रूप में मनाते हैं? अभी पीछे बताएं, एकता दिवस के रूप में। इनका जो जन्म दिवस है एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को पहला एकता दिवस जो मनाया गया था वो 2014 से एकता दिवस मनाना शुरू किया गया। एकता दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? 2014 से।
इसका जो जन्म है 31 अक्टूबर 1975 को बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 1975 को, सॉरी 1875 को, ध्यान रखेंगे 1875 है ये। हाँ, 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह, ये किसानों के लिए एक सत्याग्रह किया गया था जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए बारदोली की महिलाओं ने इनको उपाधि दिया था सरदार की, उपाधि दिया था सरदार की। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार 1934 में, दूसरी बार 1937 में। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने बार बने? 2 बार। एक तो 1934 में बने, दूसरी बार 1937 में बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, ये तो बता ही दिए। उप प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 1949 तक 550 देशी रियासतों को भारत में एकीकृत करने का श्रेय जाता है। यानी कि 550 देशी रियासत को भारत में मिलाने का श्रेय किनको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा अगर किसी का है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किस नाम से जाना जाता है इसको? स्टैचू ऑफ यूनिटी का। पूरे विश्व में सबसे ऊंचा प्रतिमा किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। कहाँ पर है? गुजरात के केवडिया जिले में। गुजरात के केवडिया जिले में, जो नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में एक बात बता देते हैं आप लोगों को। गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं इसको। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को। अगर इसका बात वास्तुकार की बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो वास्तुकार थे उनका नाम है राम सुतार। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं, यानी इनका जो डिजाइन किया गया है किनके द्वारा किया गया? राम सुतार के द्वारा। अगर इनकी ऊंचाई का बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है? 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो लोगों के सामने आम पब्लिक के लिए ये शुरू किया गया, कब से उद्घाटन किया गया? 31 अक्टूबर 2018 से चालू किया गया। किनके द्वारा ये शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। 1991 ईस्वी में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, सो एक दो बार आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है? व्यापार अवरोध, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है? तो ये निर्यात सुरक्षा नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है? निर्यात सुरक्षा। ध्यान रखेंगे, निर्यात सुरक्षा जो है व्यापार अवरोध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP है ना, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति देश द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। इसका मतलब यही BJP पहले जो किस नाम से जाना जाता था? जनसंघ के नाम से जाना जाता। इस जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। किनके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ पर हम आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बताना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1951 में, ध्यान रखिएगा, 1951 में जनसंघ की स्थापना किया गया। कब? 1951 में। ये भी नोट कर लीजिएगा, 1951 में जनसंघ की स्थापना, जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जनसंघ की स्थापना 1951 में। यही जनसंघ का नाम बदल के 1977 में कर दिया गया जनता पार्टी। और इसका गठन जो करने का श्रेय जाता है वो जयप्रकाश नारायण को जाता है। जयप्रकाश
नारायण, ध्यान रखेंगे, नारायण। जयप्रकाश नारायण के माध्यम से, उन लोगों के सहयोग से 1977 में इसी जनसंघ का नाम बदल के क्या कर दिया गया, जनता पार्टी। फिर यही जनता पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी बने, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बना। कब? 1980 में भारतीय जनता पार्टी। ये किसके द्वारा नामकरण किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखिएगा, वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया और जनसंघ का निर्माण जो किया गया 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अगर अभी बात करें जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ध्यान रखेंगे। अभी अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ध्यान रखेंगे। ये भी जेपी नड्डा अभी वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष। अगर बीजेपी का चुनाव चिन्ह का बात करें, चुनाव निशान तो कमल है। चुनाव निशान क्या है? कमल, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1993 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1993 में जमींदारी प्रथा, है ना, जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हाँ, किसके द्वारा? इसी को बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। कई बार एग्जाम में आया अस्थाई बंदोबस्त। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति में शामिल किसे ने नहीं किया गया? हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967-68 में है। हरित क्रांति में प्रमुख खाद्य फसल जो है वो गेहूं से संबंधित है। किससे? गेहूं से। और भारत में अगर शुरू करने का श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे, स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामी। वहीं पर विश्व में अगर बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो गांव की सड़कों के सुधार, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म, ये तो किया गया है। सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग, ये भी किया गया है। खेती में उन्नत तकनीक का उपयोग, ये भी किया गया। इस तरह से गांवों की सड़कों में सुधार ये नहीं किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 में है, साई खोम मीराबाई को 2018 में डैश के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। किसके लिए? ये भारोत्तोलन के लिए किया गया है, भारोत्तोलन के लिए। अगर हम भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की बात करें तो 2021 में मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती है। और भारोत्तोलन में पहला जो पदक जीती है वो कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा? कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, 48 में गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई। यानी गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा ये गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं, 49 में वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पाकिस्तान का नागरिक, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? वो खान अब्दुल गफ्फार खान है।
खान अब्दुल गफ्फार, इसी का दूसरा नाम है सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं इनको, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगर बात करें इसके अलावे कौन कौन से ऐसे विदेशी हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया, इनके अलावे नेल्सन मंडेला को, ध्यान रखेंगे, नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के थे रहने वाले, इनको भी दिया गया 1990 में। 1990 में कब दिया गया है? 1990 में। ये कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। इसी को, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को कहते हैं। अगर वहीं पर बात करें भारत रत्न का, तो भारत रत्न ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 को हुई है। कब हुई है? 1954। और 1954 में 3 लोगों को दिया गया। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, WC राजगोपालाचारी को दिया गया, और एक थे, और तीसरे व्यक्ति जो थे चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इस तरह से ध्यान रखेंगे। पहली बार जो भारत रत्न 1954 में दिया गया था वो किनको दिया गया था? एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरा राजगोपालाचारी को दिया गया, तीसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ध्यान रखेंगे ये बात को भी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट में। 50 क्वेश्चन में है, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसमें हम आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारा बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और कोई अगर समझने में कोई परेशानी हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो एक बार फिर से हमारे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और जहां तक पॉसिबल हो शेयर अपने दोस्तों को भी ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।